हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का पार्ट 2 यानी कि साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे। तो पार्ट 1 में आपको 41 नंबर तक ही बताए थे। आज हम लोग 42 नंबर से देखेंगे क्वेश्चन। तो 42 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इसका जो PDF है, इसका PDF हम टेलीग्राम में चैनल में डाल देंगे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए 42 नंबर की ओर देखते हैं। 42 नंबर क्या है क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नियम, विवरण और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, आप लोग को पता है, हम लोग जो है फ्लेमिंग का वामस्त नियम का उपयोग करते हैं। तो यही लिखिएगा, फ्लेमिंग का वामस्त का नियम करते हैं कि क्योंकि एक समान चुंबकीय धारावाही चालक में हम लोग फ्लेमिंग के वामस्त नियम का उपयोग करते हैं। और फ्लेमिंग का वामस्त नियम कहता है अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे पर लंबा होता। तर्जनी यानी कि ये वाला अंगूठा, और मध्यमा बीच वाला, और जो है अंगूठा के तर्जनी ये वाला, और इस प्रकार फैला लंबता हो। और यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करेगा। इस प्रकार चित्र बना दीजिएगा। अंगूठा जो है गति की दिशा, मध्यम वाला अंगूठी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये वाला अंगुली धारा को। तो इस प्रकार आप चित्र बना देंगे, आप लोग को नंबर मिल जाएगा। ये वाला व्याख्या कर दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 42 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि 43 नंबर देख सकते हैं। दिए गए अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण और साबुन और अपमार्जक, उनकी संरचना कठोर जल में सफाई के आधार पर तुलना कीजिए। और सी है साइक्लोहेक्सेन का संरचना बनाए। तो चलिए हम लोग हाइड्रोजनीकरण का अभिक्रिया देखते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया देख सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें जो योग करते हैं हाइड्रोजन का योग, इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, यानी कि उत्प्रेरक चाहिए, जो कि Ni/H2 473 केल्विन जो है यह उत्प्रेरक है। इथाइन को हम लोग हाइड्रोजन के साथ योग करते हैं तो CH3 इथीन बनता है, ये उदाहरण है। और हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग असंतृप्त वसा तेल को संतृप्त वसा वनस्पति घी बनाने के लिए उद्योगों में उपयोग होता है। हाइड्रोजनीकरण हम लोग का हो गया। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसका उदाहरण भी देखेंगे। चलिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया दोनों सेम है, दोनों का नाम समान है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ता है, उत्पाद में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उसी को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, HCl को MnO2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जो है ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा H2O के साथ, उत्पाद में H2O जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ गया। इसी को हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी हो गया आप लोग का। उदाहरण के साथ ये दोनों A नंबर का हो गया। B नंबर का देखते हैं। साबुन और अपमार्जक की उनकी संरचना और कठोर जल में सफाई क्रिया के आधार की तुलना करिए। साबुन और अपमार्जक, तो साबुन जो है वह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है। और अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक में लिख दीजिएगा, डिटर्जेंट या अपमार्जक एक ही होता है। आमतौर पर लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम और पोटेशियम लवण जो होता है वह
साबुन में होता है, और जो अमोनियम और सल्फेट लवण जो होता है वह अपारमर्जक में होता है। फिर आगे है साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाते क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं। इतना लिख दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। अगला है सी नंबर, साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाएं। तो साइक्लोहेक्सेन का जो संरचना होता है इस प्रकार होता है, आपको दिखा देते हैं। ये जो हो गया वह साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हुआ ये। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर 44 नंबर। ए नंबर देखिए, हरे पौधे में पाए जाने वाले पोषण के प्रकार की व्याख्या कीजिए और इस प्रक्रिया का नाम बताइए, और इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नई सामग्री की सूची बनाइए। उल्लिखित प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि हरे पौधे की वाले पोषण के प्रकार की व्याख्या कीजिए, इस प्रक्रिया का नाम बताइए। तो हरे पौधे जो है वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, आंसर बता देते हैं। हरे पौधे जो पोषण की प्रक्रिया जो होती है वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे क्या करते हैं पोषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण, इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इस प्रक्रिया में पौधा सूर्य से प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। पौधे जो है वह सूर्य का प्रकाश हुआ, जल, पानी हुआ, मिट्टी से पानी लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह उसका इस्तेमाल कर अपना भोजन बनता है पौधा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी सामग्री और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आप लोग का सामग्री है, लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की रोशनी को ग्रहण करता है, और इस प्रक्रिया में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, और ग्लूकोज का इस्तेमाल कोशिकीय श्वसन में होता है, जिससे पौधे को बढ़ने और अन्य काम करने में ऊर्जा मिलती है। और प्रकाश संश्लेषण का जो है रासायनिक समीकरण भी बोला है। तो रासायनिक समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, 6H2O + 6H2O बराबर ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6 + 6O2 आपका, ये आप लोग का जो है वह प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। और बी नंबर में देख सकते हैं, बी नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर में हम लोग का 44 का वीक है, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटना 3 घटनाएं लिखिए। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण में होने वाली 3 घटनाएं क्या क्या हैं। तो चलिए वही क्वेश्चन है, तो उसका आंसर देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 3 घटनाएँ जो है वह पहला लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, पहला लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और तीसरा हो जाएगा जल अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। ये आप 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, इतना लिख दीजिएगा, सफिशिएंट है। चलिए तो आप हम लोग का 44 नंबर भी पूरा हो गया। 45 नंबर देखते हैं, पहला ए नंबर देखते हैं। ए नंबर आप लोग का है, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करने और प्रकाश की चाल और वायु में उसकी मान की आधी होती है, वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तना ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं ए नंबर, इसका आंसर देखते हैं। तो 45 का ए चलिए देखते हैं। हवा में प्रकाश की गति जो होता है आप लोग को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए माध्यम में प्रकाश की गति हवा में इतना होता है मीटर प्रति सेकंड, और माध्यम में क्या होता है v = 1/2 हाफ होता है, हाफ बोला है तो हवा से हाफ बोला है, 10⁸ से भाग करेंगे तो आधा हो जाएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की गति। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो होता है n = cb, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हवा में आप लोग को पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और माध्यम में अभी निकाले 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको काटे n = c/v है, c का मान दिया हुआ है 10⁸, ऊपर आप लोग को पता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में जो 1.5 × 10⁸। तो ये जो काटेगा ये 2 बार में काटेगा, नीचे वाला को ऊपर वाला काटेगा 2 बार में, यानी कि 2, अपवर्तनांक आपका 2 निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक 2, यानी कि ए नंबर का आंसर हो गया, इतना लिख दीजिएगा,
इतना सफिशिएंट है। दूसरा नंबर बी का अपवर्तनांक n1 के पदार्थ से बनी कांच की एक स्लैब को अपवर्तनांक n2 के माध्यम में रखा गया। स्लैब पर एक प्रकाश किरण अपतित होती है और कांच के स्लैब से निकलने वाले प्रकाश किरण का पथ बनाए यदि n1 ग्रेटर देन n2, n1 बराबर n2 और n1 लेस देन n2। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार चित्र के माध्यम से होगा। यहाँ देखिए n1 ग्रेटर देन n2 है, इसको इस प्रकार चित्र बना दीजिएगा। n2 क्या है? रेयर मीडियम। n2 जो है वह रेयर मीडियम है और n1 जो है वह डेंसर मीडियम है। तो ये ऐसा चित्र बना दीजिएगा, ये इस प्रकार जाएगा। तो आपका n1 2 हो गया, ये n2 हो गया, ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। यानी कि n2 जो है रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम। रेयर मतलब सघन और n1 डेंसर मतलब सघन और रेयर मतलब विरल होता है। और दूसरा में बना दीजिएगा n2 बराबर n1, सीधा खींच दीजिएगा, n1 बराबर n2 लिख दीजिएगा इस प्रकार। यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन लिख दीजिएगा। नो डिफ्लेक्शन कहते हैं लाइट आएगा तो सीधा पार कर जाएगा कोई। और n2 ग्रेटर देन n1 इस प्रकार हो जाएगा। n2 आपका डेंसर मीडियम है, n1 आपका रेयर मीडियम है। n2 क्या हुआ? जो ये वाला रेखा जाता है उसकी को n2 और जो बीच में घुसता है n1 उसी को रेयर मीडियम है। तो इस प्रकार आपको बना दीजिएगा, आप सफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा। अगला है और में देखते हैं। ऋषभ अपनी हथेली दिखाने के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गया। हस्तरेखा विशेषज्ञ ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष लेंस का उपयोग किया। लेंस की प्रकृति और उपयोग का कारण बताइए। हस्तलेखा की विशेषज्ञ को लेंस कहाँ करना चाहिए ताकि वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब हो। 80 नंबर है, यदि इस लेंस के 10 सेंटीमीटर लेंस को हथेली 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार लेंस की उपयोग बताइए। तो इसका जो है और में 45 नंबर का आंसर देखते हैं। तो 45 नंबर का आंसर देख सकते हैं। देखिए हस्तरेखा द्वारा पहला है, हस्तरेखा द्वारा उपयोग किया जाने वाला लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस होती है। यानी कि हाथ जो रेखा जो देख करता है, देखा ज्योतिष जो देखता है वह जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। और उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, क्योंकि देखने के लिए बड़ा करता है। अभिसारित मतलब देखने के लिए बड़ा करता है उत्तल लेंस, और वस्तु जो है वह वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और लेंस में जो है वह वस्तु का जो है वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा हुआ प्रतिबिंब पाने के लिए हस्तविद को लेंस के हथेली के फोकल लंबाई से अधिक लेकिन फोकल लंबाई 2f के दुगनी से कम दूरी रखना चाहिए, तभी आपका वस्तु बड़ा और वास्तविक बनता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल लेंस के लिए वास्तविक और बड़ा हुआ प्रतिबिंब तब बनता है जब f और 2f के बीच रखा जाता है। तीसरा नंबर आप लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल है। तो देखिएगा आप लेंस सूत्र जानते होंगे। लेंस सूत्र जो है, लेंस सूत्र है ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो जहाँ f क्या है आप लोग पढ़े होंगे, f जो होता है वह फोकस दूरी होता है और v जो होता है वह प्रतिबिंब दूरी होता है और u वस्तु दूरी होता है। मान लें कि लेंस की हथेली 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उत्तल लेंस में ऊपर जो वस्तु रखा जाता है उसको माइनस में लेते हैं, यानी कि -15 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस सूत्र में वस्तु दूरी को ऋणात्मक माना जाता है और लेंस सूत्र में मान प्रतिष्ठित रखने पर जो है लेंस फॉर्मूला में रखने पर 1/10 f का मान 10 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लेंस का जो मान दिया हुआ है फोकस दूरी का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। यहाँ 5
5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। इंग्लिश क्वेश्चन की बात करें और कुछ मिस्टेक लग रहा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ 15 सेंटीमीटर लिख दिया ना। देखिए इसी प्रकार ही निकालेगा। 1/15 है तो 1/v बराबर 1 तो u के जगह -15 जगह है 5 रख दीजिएगा। तो इस प्रकार निकाल लीजिएगा। v बराबर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा और 30 सेंटीमीटर है जो दूरी पर बनती है छवि अज्ञात कण का आवर्धन सूत्र निकाल लीजिएगा। और ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाते हैं प्रतिबिंब उल्टा 2 का आवर्धन यह दर्शा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का दुगुना होता है। इतना कर दीजिएगा, आपका जो है न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोग क्यों उचित है और इससे आहार में आयोडीन की कमी से नाम बताएं और एक लक्षण बताएं। तो देखिए आयोडीन युक्त नमक इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आयोडीन सेहत के लिए कई फ़ायदेमंद होता है और इसका कमी से जो होता है रोग जो होता है वो घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग क्या होता है? फूली हुई गर्दन जो फुला हुआ रहता है उसी को हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। इसका जो लक्षण होता है गले में जकड़न या सांस लेने में परेशानी जो होता है इसका लक्षण होता है। और शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार यात्रा करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तंत्रिका जो है आवेग इस तरह यात्रा करता है। पहला लिख सकते हैं तंत्रिका एक विद्युत उत्तेजना है जो न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स को अक्षुण्णताओं से होकर गुजरता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं जब किसी न्यूरॉन को पहली बार संकेत मिलता है तो वह डेंड्राइट्स को सक्रिय कराता है। तीसरा लिख सकते हैं संकेत डेंड्राइट्स से कोशिका शरीर के माध्यम में जाता है और फिर अक्षुण्णता से जुड़ता है। चौथा लिख सकते हैं अक्षुण्णता के सिरों से रासायनिक की रिहाई होती है। 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की देखते हैं और में क्या है। अब बोला है न्यूरॉन की संरचना बनाइए। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र और इसका जो है इसको चिन्हित कीजिए कहाँ कहाँ है। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस और एक्सॉन, इसको चित्रित कीजिए। और इसका नाम दूसरा भाग बोला है जहाँ सूचना प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोला है। तो न्यूरॉन का चित्र जो है वह इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार ये चित्र हो जाएगा। इसका नाम चित्रित कर दीजिएगा। ये इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये वाला गोल वाला जो हुआ वह सेल बॉडी हुआ। बाहरी पोर्शन जो हुआ ये वाला गोल के भीतरी में जो केंद्र के भीतरी में जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो है उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और एक्सॉन की ये वाला एक्सॉन कहते हैं। और नर्व एंडिंग इस साइड होता है। इतना लिख दीजिएगा, आपका जो है वह आधा क्वेश्चन आपका हो गया। अब ए नंबर आपका हो गया। बी नंबर देखते हैं जहाँ यहाँ बोला है न्यूरॉन के नाम बताए जहाँ सूचना प्राप्त होती है। जहाँ सूचना प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। और दूसरा जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है उसी को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है जहाँ इस आवेग को आगे संरचन के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाना चाहिए उसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और तंत्रिका पेशी संधि को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तंत्रिका और मांसपेशी को उस बिंदु को कहते हैं जहां दोनों मिलता है उसी को हम लोग न्यूरो जंक्शन कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। होप ये PDF जो आपको टेलीग्राम में डाल देंगे तो टेलीग्राम से चैनल लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF। होप अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।